समाजवादी पार्टी सरबराह और यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। आज उन्होंने ऐलान किया कि वो इस बार असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने मजीद कहा कि वो छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल के साथ इत्तेहाद तय है। बस सीट शेयरिंग का मामला अभी एक तरह से रुका हुआ है और जैसे ही उस पर बात बनेगी उसके बाद बाकायदा ऐलान किया जाएगा। चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को इलेक्शन में साथ लेने के इम्कान पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे इससे कोई मसला नहीं है, उन्हें और पार्टी के लोगों को मुनासिब एहतराम दिया जाएगा। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत के खिलाफ मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है। अपने खत में मौलाना जवाद ने मुतालबा किया कि मजलूमों के लिए इंसाफ किया जाए। मजलिसे उलमाए हिंद के प्लेटफॉर्म से मौलाना कल्बे जवाद ने आवाज बुलंद करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। मौलाना कल्बे जवाद ने शरपसंद और फ़िरका परस्त अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक इस मामले में मुनासिब कार्रवाई नहीं की है। पटना में जेडीयू एमएलसी और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की सख्त मजम्मत की और मुतासरा अफराद को जल्द अज जल्द मुआवजे की अदायगी का मुतालबा किया। गुलाम रसूल बलियावी इदारा शरिया बिहार के सदर भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इदारा शरिया का वफ्द जल्द ही त्रिपुरा जाकर हालात का जायजा लेगा। की जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया और दूसरे ज़राए से वो नहायत ही शर्मनाक हैं, गमनाक हैं और हमारे मुल्क के संविधान और सामाजिक सद्भाव, हुकूमत, कानून, इंतज़ामिया, प्रशासन सबके माथे पर ये कलंक लग रहा, कलंक। त्रिपुरा में जिन संगठन ने जुलूस निकाला, जिन व्यक्तियों ने निकाली ये फुटेज और उन लोगों से पैसे और हर्जाना वसूल करके उसकी मरम्मत कराइए और मुआवजे के तौर पर जली हुई दुकानों का, मकानों का वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं, जो लागत और पूंजी लगी है उस हिसाब से उनका पेमेंट कराइए। अनकरीब मैं स्वयं और इदारे शरिया का एक डेलीगेट त्रिपुरा जाएगा, जायजा लेंगे, देखते हैं क्या है, उसके बाद वापस भी आदमी आकर तफसीली रिपोर्ट बताएंगे। शिवसेना तर्जुमान संजय राउत ने महाराष्ट्र में जारी सियासी हंगामा आराई को अफसोसनाक बताया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शरद पवार जैसे एक बड़े लीडर को बदनाम करने की नाकाम कोशिश में सरगर्दा है। राउत ने मजीद क्या कुछ कहा, सुनिए। इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से आरोप करना, एक दूसरे जो अपने राजनीतिक विरोधक है उनको झूठे मुकदमे में फंसाना, केंद्रीय जांच एजेंसी का मिसयूज करना, महाराष्ट्र में ये कभी इससे पहले नहीं हुआ था। ये महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा नहीं है। अब पवार साहब को भी उसमें घिसट लिया, पवार साहब के ऊपर भी आरोप करने लगे लोग। शर्म आनी चाहिए ये बीजेपी के लोगों को कि अपने राजनीतिक हिसाब किताब करने के लिए वो शरद पवार जैसे महाराष्ट्र के और देश के बड़े नेता के ऊपर भी इस प्रकार से झूठे इल्ज़ाम और खिचड़ उठा रहे हैं। क्या दाऊद का नाम लेते हैं, उसका नाम लेते हैं। देखो, राजनीति की बात करें तो हमाम में सब नंगे होते हैं और जैसे कि नवाब मलिक साहब ने जो एक नया कोई सामने लाया है, कागज़ या वीडियो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा हमारे सामने वाले लोगों को कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो ईडी के साथ
मनी लॉन्ड्रिंग मामले की तफ्तीश में ताउन कर रहे हैं। देशमुख ने ताउन न करने की तमाम खबरों को बेबुनियाद बताया। बीच में केंद्रीय एजेंसी ईडी के मुझे जो समन्स आए थे उसके बारे में कुछ न्यूज़पेपर में या प्रसार माध्यम में गलत न्यूज़ आई थी कि मैं ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहा, सहकार्य नहीं कर रहा। ईडी का जब भी समन्स आया मैंने उनको लिखित रूप से बताया कि हमारी जो केस है हाईकोर्ट में हमने दायर की है, उसकी सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हमारी केस दायर की है। हाईकोर्ट का केस का नतीजा आने के बाद में मैं खुद ईडी के ऑफिस में आऊंगा। इस प्रकार का मैंने उनको हर एक समन्स के बाद में खत लिखा। उसके बाद भी उनके समन्स आते रहे। ईडी के अधिकारियों ने जब हमारे घर में छापे मारे तब मैंने, मेरे परिवार ने, हमारे सभी सहकारियों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया। पूरा दिन मैं उस दिन घर में रह के ईडी के ऑफिसर को कोऑपरेट किया, उनको स्टेटमेंट दिया, उनको जो भी पेपर चाहिए तो पेपर दिया। सीबीआई का मुझे 2 बार जब समन्स आया तो सीबीआई के दफ्तर में भी मैं 2 बार जाके आया। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फिर भी उसको थोड़ा वक्त लगने वाला है उसका नतीजा आने के लिए। ये सोच के मैं आज खुद होके ईडी ऑफिस में यहां पे आया हूं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुआजना जिन्ना से करना तज़हीक आमेज फेल है। योगी ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क को मुत्तहिद किया। पीएम मोदी की सरबराही में इसी मकसद के हुसूल के लिए सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है। 2017 के बाद पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। वहां निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं, रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। शासन की हर सुविधा से प्रदेश के अंदर हर नागरिक को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। ये काम 2017 के पहले भी प्रदेश में किए जा सकते थे, लेकिन पहले की सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थी। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी।
तीनों ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज को 1 साल मुकम्मल होने को है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए मरकजी हुकूमत को खबरदार किया कि अगर 26 नवंबर तक इनके मुतालबात कबूल नहीं किए गए तो भारी तादाद में आंदोलन वाले मकामात पर किसानों के ट्रैक्टर पहुंचेंगे। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे ने भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के कौमी सदर गौरव टिकैत से खास बातचीत की। आंदोलन को 11 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और 26 तारीख एक बार फिर से आने वाली है और 1 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे किसान आंदोलन को। ऐसे में राकेश टिकैत जी ने ट्वीट किया है कि किसानों की जो समस्या है उन्हें जल्द से जल्द हल करा जाए, नहीं तो फिर से किसान दिल्ली की ओर बढ़ेगा। हम बात करते हैं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत जी से। गौरव जी, राकेश टिकैत जी ने ट्वीट किया है, क्या मायने निकल के आएंगे सामने? देखो, 26 तारीख को पूरा 1 साल हो जाएगा। ट्वीट करके ये बताया कि भाई हम जो तैयारियां हैं वो आगे कैसे बढ़ाएंगे। हमारे टेंट हैं, हमारी सारी व्यवस्था है, क्योंकि हमारे घर बने हुए हैं, उनको ठीक तरीके से उसकी मरम्मत करेंगे। 26 तारीख तक का सरकार के पास समय है कि करें, नहीं तो फिर इस आंदोलन को और भी आगे ले जाने की किस तरीके से वो करेगी, वो उस बात का वो ट्वीट है। गौरव जी, जिस तरीके से देखा गया 26 जनवरी ट्रैक्टरों की अपार संख्या यहाँ पर एकत्रित हो गई थी, फिर से एक बार क्या 26 नवंबर को ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचेंगे और दिल्ली की ओर फिर से बढ़ेंगे? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा जब भी वो करेगा, जब भी वो करेंगे, जब जाने का वो, क्योंकि पूरे देश भर से लोग उसमें आते हैं और संयुक्त मोर्चा जल्द ही अगर कॉल करता है तो उसकी तैयारी सभी लोग करेंगे। लगातार राकेश जी कह रहे हैं कि हम अपनी फसलों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या किसान फिर दिल्ली की ओर फसल लेके पहुंचेगा जो उनका उचित दाम नहीं मिल पा रहा है? क्यों नहीं पहुंच सकता भाई? जब खुला, वो ये कह रहे हैं कि खुला बाजार होगा, कोई कहीं भी माल बेच सकता है, तो हम तो भाई किसान सब चीजों को उपजाता है तो उसके पास सारी चीजें हैं, तो उसको क्या अधिकार नहीं है अपनी फसल बेचने का? वो बेचेगा, वो मॉल के बाहर भी जाके बेचेगा, वो दुकान के और घरों के बाहर जाके बेचेगा, तो वो बेचने में क्या दिक्कत आ रही है? आखिरी सवाल, रास्तों को लेकर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी है, याचिका जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में डली हुई थी, अब किसानों का क्या रुख है इसको लेकर? भाई सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है, रास्ते भाई खुलवाए, उन्हें फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संवैधानिक अधिकार है सब लोगों को अपना विरोध प्रदर्शन करने का। हम तो सुप्रीम कोर्ट से एक और मांग करते हैं कि अपनी अभिरक्षा में इस किसान को भी जहां दिल्ली है वहां तक ले जाने का काम करे, वहीं रखेंगे, क्योंकि नई पार्लियामेंट, जो सेंट्रल विस्टा बोल रहे, नई संसद का निर्माण हो रहा, किसान भी उस संसद को अपनी देख रेख में बना लेगा। नहीं से इसी तरह का कानून जो ये जिन्हें कृषि सुधार कानून दे रहे, नाम दिया है इनको, इसको बर्बाद करने वाले किसानों को कानून, ये कानून है, उस कानून, ऐसे कानून आगे ना बढ़े, ऐसी संसद का निर्माण कर लेगा अपनी देख रेख में। किसान यहाँ पर मौजूद थे और 26 तारीख को 1 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे किसान आंदोलन को। ऐसे में राकेश टिकैत ने ट्वीट भी कहा है और कहा है कि सरकार जल्द से जल्द फैसला करे, अन्यथा दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या एकत्रित होगी, फिर से किसान दिल्ली की ओर कूच करेगा, तो जल्द से जल्द समाधान इसका निकल जाए। रोहित सिंह, न्यूज 18, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर बॉर्डर। मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई हज हाउस में हज 2022 के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। हज 2022 के आज़मीन आज से ही मोबाइल ऐप के जरिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में 10 एम्बार्केशन पॉइंट होंगे। कोरोना से मुतालिक सऊदी और हिंदुस्तानी ज़ाब्तों पर अमल किया जाएगा और तमाम काम डिजिटल होंगे। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि इस साल हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में फरीज़ा हज की अदायगी की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने हज सब्सिडी खत्म करने की भी बात बताई। हज 2022 कुछ नए रिफॉर्म्स के साथ है, कुछ नई फैसिलिटीज़ के साथ है, और 2 साल जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज नहीं हो पाया, पूरी दुनिया उससे दो चार थी। आप लोगों की दुआओं की वजह से, हिंदुस्तान में जो एक बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला उसकी वजह से आज हमें पूरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह इस बार हज 2022 होगा और हिंदुस्तान से भी लोग बड़ी तादाद में जाएंगे इंशाअल्लाह। आज मैं हज 2022 के अनाउंसमेंट के साथ ही आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, और जैसा कि अभी आपने एप्लीकेशंस देखी, ये बात सही है कि हम लोग 21 एम्बार्केशन पॉइंट से इससे पहले जाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ 10 एम्बार्केशन पॉइंट से जो
हज पिलग्रिम्स हैं वो जाएंगे। और वो 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स के साथ ही जो है वो कई स्टेट्स को जोड़ा गया है। कई इम्पॉर्टेंट स्टेट्स उसमें अलग अलग जगहों से जाएंगे। हमने कई इस दौरान जो है वो हज की बेहतरी के लिए कई रिफॉर्म भी किए हैं, कई इम्पॉर्टेंट जो है वो डिसीजंस भी लिए हैं। जैसे मैं तो बचपने से सुनता था कि साहब ये हज जो है वो सब्सिडी वो हज सब्सिडी का मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने स्टडी की, मैंने कई लोगों से पूछा कि साहब ये हज सब्सिडी जो है वो जो बड़ी हम लोग लानत मनावत होती है, गालियाँ खाते हैं कि इनको क्यों सब्सिडी दे रहे हो, तो पता लगा कि सब्सिडी तो आप किसी को नहीं मिलती थी, वो तो एयर इंडिया का घाटा पूरा करने के लिए। तो हज 2022 का आगाज हो चुका है। गुज़िश्ता 2 सालों से कोविड की वजह से लोगों को हज करना नसीब नहीं हुआ था, इसलिए अब लोग इस साल हज कर सकते हैं, जिसके लिए मरकजी हुकूमत ने कई इंतजाम किए हैं। इस पूरे मामले पर बात की मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। उसकी नई पॉलिसी आज लॉन्च कर दी गई, आवेदन आप भर सकते हो। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए देश के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सर हैं। सर, आज हज हाउस की शुरुआत हो चुकी है, हज के लिए नई प्रक्रिया शुरू हुई, किस तरह से? हज 2022 का आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है और उसके साथ ही हज 2022 के लिए जो लोग भी हज पर जाना चाहते हैं उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू हो गया है ऑनलाइन। और 100% हज 2022 डिजिटल भी होगा, सुविधाओं से भरपूर भी होगा, वोकल फॉर लोकल भी होगा, और साथ ही साथ जो है वो सस्ता हो, सुलभ हो और सरल हो, सुरक्षित हो, इसकी भी कोशिश होगी। जैसा कि आप पैंडेमिक प्रोटोकॉल है उसका भी ध्यान में रख करके महरम को लेकर जिस तरह से निर्णय लिया, खास करके महिलाओं को, विदाउट महरम जिन लोगों ने हज यात्रा के लिए भरा है था 2020 के हज के लिए, 21 के लिए, वो तो एलिजिबल रहेंगी। अभी भी जो भरेंगे उनको हम सभी को बगैर लॉटरी जा पाएंगे। मेड इन इंडिया के लिए बाकायदा आपने जो चीज़ें महंगी पड़ती थी, एक गरीब इंसान जब देखिए अब यहाँ पे जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी वहाँ पर $100 की मिलती है, तो फ़र्क हो जाता था। तो यहीं से क्यों नहीं लेके जाते, तो हमने यहाँ पे उनको लेके जाने के लिए अरेंजमेंट किया है। सऊदी अरबिया से आपकी किस तरह के डिस्कशन हुए, खास करके सऊदी अरब सरकार के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हज 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा हज यात्री जा सकें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना था हज पॉलिसी पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। इस बार उम्मीद है कि 100% से भी ज़्यादा लोग जो आवेदन करेंगे वो हज के लिए जा सकते हैं। इसे लेकर सऊदी अरबिया की जो गाइडलाइन है उसे पूरी तरह से माना जाएगा। मुंबई से संतोष डिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18।